सन 1994 THOA एक्ट के पारित होने पर, जिसे हम अंगदान या ऑर्गन डोनेशन के नाम से जानते हैं, उस प्रक्रिया को अब एक लीगल स्टेटस मिल जाने से भारत में ऑर्गन फेलियर पेशेंट्स को एक नई संजीवनी प्राप्त हुई है। भारत के बाकी राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी ऑर्गन एलोकेशन की वेटिंग लिस्ट्स के नंबर्स बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। उसकी तुलना में डिसीज डोनर्स की संख्या कम है, क्योंकि अंगदान के लिए ऑर्गन डोनर्स मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मृत्यु पश्चात यानी ब्रेन डेड की अवस्था के बाद मृत व्यक्ति के नजदीकी रिश्तेदार अंगदान के लिए अनुमति दें। उस दुख के समय परिवारजनों को अंगदान के बारे में पूछना और उन्हें अंगदान करने के लिए प्रवृत्त करना बहुत ही संवेदनशील पर जरूरी फर्ज है। THOA एक्ट 1994 के तहत ऑर्गन डोनेशन के लिए ब्रेन डेड पेशेंट्स के केवल करीबी रिश्तेदार, जैसे कि पति या पत्नी, पुत्र या पुत्री, माता या पिता, भाई या बहन या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के कंसेंट ही मान्य होते हैं। इस चुनौती को पार करने की जिम्मेदारी उठाते हैं ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स। ये ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स आत्मविश्वास और परिश्रम के बल पर ब्रेन डेड पेशेंट्स की फैमिलीज को ऑर्गन डोनेशन के लिए मोटिवेट करके उनकी अनुमति पाने की जिम्मेदारी उठाते हैं। ये अनुमति पाने के लिए ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स को मदद होती है काउंसलिंग की। ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स को विशेष रूप से ट्रेंड किया जाता है, जिसकी बदौलत वे पूरी प्रोसेस में वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से ऑर्गन डोनर्स और रिसीवर्स दोनों फैमिलीज को इन्फॉर्म, एक्सप्लेन और अपडेट करते हैं। ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स के ट्रेनिंग की नींव कुछ जरूरी मुद्दों पर रखी जाती है, जैसे कि कोई भी पोटेंशियल डोनर अननोटिस्ड ना रहे, इसलिए ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स को रेगुलर बेसिस पर संबंधित हॉस्पिटल में ICU के डॉक्टर्स और स्टाफ से इंटरैक्ट करते रहना जरूरी है। अगर कोई पोटेंशियल ब्रेन डेड डोनर है तो ICU डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स उसकी जानकारी ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स को देते हैं। बेड नंबर 25। ब्रेन डेड पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को पेशेंट की डेथ के बारे में इन्फॉर्म करने के बाद उनको एक्सेप्टेंस और एक्नॉलेजमेंट के लिए वक्त देना जरूरी है। ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर परिवार के साथ बातचीत करके कौन कौन रिश्तेदार मौजूद है, उस परिवार में डिसीजन कौन लेता है, ये जानकारी लेता है और उन्हें सपोर्ट करता है। ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर को फैमिली मेंबर्स के सामने ऑर्गन डोनेशन का जिक्र करने के लिए सही वक्त चुनना एक अहम बात होती है, क्योंकि डेथ की इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वे अलग अलग इमोशनल और मेंटल स्टेज का सामना कर रहे होते हैं। हॉस्पिटल द्वारा पेशेंट की डेथ के बारे में उसके परिवार को सूचित किए जाने के बाद सबसे जरूरी होती है उस परिवार की ग्रीफ काउंसलिंग। परिवार के दुख और कई प्रकार के सवालों को हैंडल करने के लिए उनके नजरिए में अपने प्रति ट्रस्ट बिल्ड करना ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स के लिए चुनौतीपूर्ण काम होता है, जिसके लिए कंसर्न्ड फैमिली मेंबर्स को प्राइवेट सिटिंग दी जानी चाहिए। साथ ही काउंसलिंग में डेथ इस शब्द पर जोर दिया जाना चाहिए, ना कि लाइफ सपोर्ट और पेशेंट्स। कई बार फैमिली मेंबर्स ब्रेन डेड स्टेट को समझने में असमर्थ होते हैं। परिणाम स्वरूप वे गुस्सा, आरोप और आवेश में आकर कई सवाल करते हैं। ऐसी परिस्थिति में बड़े ही सब्र और समझदारी के साथ सद्भावना अभिव्यक्त करते हुए उनके सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए। आपके फैमिली के सारे लोग यहीं पे हैं या किसी को इन्फॉर्म करना है? अगर डेथ के बारे में किसी को इन्फॉर्म करना है तो आप कर लीजिए। अरे वो उसका हार्ट चालू है, वो मॉनिटर में दिख रहा है हमको। डॉक्टर ने भी बोला हमको। आप ये डेथ क्या बोले जा रहे हैं? कब से दिमाग खराब हो गया क्या आपका? सर आप शांत हो जाइए, मैं आपको समझा के बताती हूँ। आपका बोलना भी सही है, लेकिन ये आपके जो ब्रदर इन लॉ है
वो वेंटिलेटर पे हैं, उनको आर्टिफिशियली वेंटिलेटर की मदद से वो सांस ले रहे हैं और कुछ घंटों के बाद उनका हार्ट भी अभी आपको लग रहा है कि काम कर रहा है, लेकिन हार्ट को दवाई और जो भी इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं उसके वजह से चल रहा है। हार्ट भी कुछ घंटों बाद काम करना बंद कर देगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अब वह आपके जो भाई साहब है वो वापस नहीं आ सकते हैं। अरे मैडम, ऐसे कैसे वापस नहीं आएगा? हमारा पड़ोसी 17 दिनों से कोमा में था। उनके दिमाग ने तो पूरा काम करना ही छोड़ दिया था। फिर क्या, हम सब ने सारे मंदिर, सारे मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा में जाके मन्नतें मांगी, तब जाके वो अच्छी तरह से ठीक हो पाए। लेकिन वो जो डॉक्टर्स ने अच्छी तरह से कोशिश की, इतना सारा एफर्ट्स लिया, और आप लोग हैं, आपने तो गिव अप ही कर लिया। देखिए, कोमा कंडीशन अलग होती है। कोमा कंडीशन में पेशेंट की सांसें बंद नहीं होती, इसीलिए पेशेंट ठीक हो सकता है, ट्रीटमेंट ले सकता है। पर आपके भाई की जो कंडीशन है वो ब्रेन स्टेम डेथ है, अभी उसके शरीर में कोई चेतना नहीं रही, इसीलिए ब्रेन डेड होने के बाद वो वापस सांसें नहीं ले सकता। मैडम, बचने के कोई तो चांसेस होंगे। देखिए, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आप जो अमाउंट बोलेंगे ना हम वो रेडी कर देंगे। आपको जो भी दवाई चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, आप बस बोलो। नहीं नहीं मैडम, बात पैसों की नहीं है। चाहिए ना तो सेकंड ओपिनियन ले लेते, मतलब किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में ना शिफ्ट कर लेते। हाँ हाँ, हम हमारे फैमिली डॉक्टर को बुला सकते हैं क्या? नहीं, बरसों से हम जानते हैं ना, तो विश्वास है हमें, इसलिए। मैडम, मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ सकती हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक बार पेशेंट ब्रेन डेथ घोषित किया गया तो ब्रेन डेड पेशेंट डेथ होता है, और आप कोई भी डॉक्टर या कोई भी स्पेशलिस्ट को बुलाएंगे तो भी ये कंडीशन जो है वो बदलने नहीं वाली है। तो आपको हम पूरा सहयोग करेंगे, वो आपके जो डॉक्टर आएंगे उनको पूरे सारे रिपोर्ट्स वगैरह दे देंगे, लेकिन आप ये ध्यान में रखिए कि ब्रेन डेथ कंडीशन को बदला नहीं जा सकता है। पेशेंट एक बार ब्रेन डेड हो गया तो वो डेथ है। हम लोग यहीं पे है, अगर आपको कुछ सहायता लगती है तो हमें बताइए, ठीक है? ठीक है, आपको कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है? आपको संभालिए। उनको फोन लगाओ जरा। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग मैडम, मयूरी बात कर रही हूँ। हाँ बोलो मयूरी। मैडम, मैंने कॉल इसलिए किया था क्योंकि मेरे हॉस्पिटल में एक पोटेंशियल ब्रेन डेथ कैंडिडेट है, और उसके फैमिली के साथ हम लोग अभी बात करने जाने वाले हैं। हाँ हाँ। तो मैं आपको इंटीमेट करना चाहती हूँ कि पॉसिबिलिटी है कि शायद वो ऑर्गन डोनेशन के लिए कंसेंट दे सकते हैं, तो आपको अदर अरेंजमेंट्स के लिए मैंने कॉल किया है। अच्छा, क्या केस है लेकिन? पेशेंट जो है वो 23 इयर्स ओल्ड मेल है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस है, और MLC रजिस्टर किया हुआ है। मैडम, फैमिली में मदर है और 2 सिबलिंग हैं और पेशेंट है। फादर एक्सपायर्ड है। ओके, तो फिर माँ का ही कंसेंट ले रहे हो ना? नहीं मैडम, अभी कंसेंट नहीं हुआ है। अभी के लिए तो सिर्फ उसके भाई बहन हैं। उनको बताया गया है कि आप उनके मम्मी को लेके आए हॉस्पिटल में। अच्छा अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी हम काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं। ओके ओके, ठीक है। फिर कंसेंट मिलने के बाद अपना रेगुलरली कंसेंट फॉर्म, प्रोटोकॉल फॉर्म और बाकी सब रिपोर्ट्स मुझे बता देना। हाँ मैडम, कुछ हेल्प लगेगी तो मैं आपको कॉल बैक करूँगी। ओके, थैंक यू मयूरी, थैंक यू, बाय। सर, अब आगे क्या करना है? देखिए, आपके पास अभी 2 ऑप्शंस हैं। या तो हम लोग
उनका हार्ट स्टॉप होने तक वेट करेंगे। और दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप सहमति देते हो ऑर्गन डोनेशन के लिए तो हम कई लोगों की जानें बचा सकते हैं। मतलब आपने आई डोनेशन के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा कहीं पे? हाँ, सुना तो है। उसी तरीके से अंगदान जो होता है उससे आप 8 से 10 जिंदगियां बचा सकते हो, जिसमें आप आपके भाई को, आपके पास नहीं रहेंगे वो, या इस दुनिया में भी नहीं रहेंगे, लेकिन वो अंगदान के ज़रिए 8 से 10 लोगों में ज़िंदा रह सकते हैं। वो अंगदान के ज़रिए लोगों को ज़िंदगी दे सकते हैं, उनकी जान बचा सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी बात तो सही है, लेकिन अपना धर्म क्या कहता है और हमको समाज को मुंह दिखाना है, आप समझ रहे हैं ना? देखिए चाचा जी, हर धर्म में दान करना एक महान कार्य माना गया है, और तो और आपकी वजह से किसी को जीवन दान मिले तो इससे श्रेष्ठ दान क्या हो सकता है। लेकिन सर, ये सुनने को अच्छा लगता है, लेकिन है सब करने के बाद ये बॉडी जब हमें नहीं मिलेगी तो हम अंतिम संस्कार कैसे करेंगे? हमारी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? सर, ऑर्गन डोनेशन होने के बाद बॉडी आपको वापस दी जाएगी और आप अंतिम संस्कार कर सकते हैं। अच्छा, ये सब ठीक है, लेकिन मतलब आप जानते हो हमारा ये एक्सीडेंट केस है, तो अगर हम ऑर्गन डोनेट करें तो ये पोस्टमार्टम वगैरह झंझट नहीं रहेगी ना? देखिए, पोस्टमार्टम और ऑर्गन डोनेशन का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं। पोस्टमार्टम करना हमें पड़ेगा बिकॉज ये एमएलसी केस है। जब मेडिको लीगल केस होता है तो उसमें पोस्टमार्टम हम करते हैं, और पोस्टमार्टम करना पेशेंट के साइड से भी अच्छी बात है, क्योंकि उनके कुछ इंश्योरेंस, कुछ पेपर्स, कानूनी प्रोसेस आगे करने के लिए वो काम में आएगा आपको। तो आप पोस्टमार्टम की प्रोसेस कर लीजिए। ये सब के लिए मेरी अनुमति है, लेकिन एक्चुअली हमारी एक बुआ है, उसको अगर एक किडनी मिल जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सालों से डायलिसिस पे है। सर, आप सबकी, आपके बुआ के लिए जिम्मेदारी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हमारे देश में ये जो प्रतीक्षा यादी रहती है वो भारत सरकार के नियमों के अनुसार चलती है, जिसमें प्रतीक्षा यादी में जिसका नंबर रहेगा उसी को ही अंगों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, और वो प्रतीक्षा यादी के अनुसार ही किया जाता है। आपके बुआ जी के लिए हमें पूरी सहानुभूति है, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये पूरी जो सिस्टम है वो गवर्नमेंट समझती है। मतलब ये सब अमीर लोगों के बेनिफिट के लिए है, ऐसा है ना? नहीं चाचा जी, ये कोई अमीर और गरीब देख के भेदभाव नहीं किया जाता इसमें। इसका जैसे आपको थोड़ी देर पहले मैडम ने बताया था कि गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर कंट्रोल करती है। जो पेशेंट्स, उनके मेडिकल कंडीशंस, उनका स्कोर सिस्टम होती है, उस हिसाब से उनका काम चलता है। तो उसके लिए ZTCC, रोटो सोटो, नोटो, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो ये एलोकेशन का पूरा प्रोसेस देखती है, जिसमें पेशेंट पहले से ही वेटिंग लिस्ट में वेट करते हैं, और उनका सब जो होता है वो मेडिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड्स होता है, उन्हीं को ये ऑर्गन्स एलोकेट किए जाते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, कोई जात पात ये नहीं देखा जाता, और गरीब श्रीमंत नहीं देखा जाता। फिर अब ये सब प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा? आपके रिटर्न कंसेंट होने के बाद 24 घंटे लग सकते हैं। 24 घंटा? क्यों? इतना टाइम क्यों लगेगा? 24 घंटे इसलिए लगते हैं क्योंकि ये सारे प्रोसीजर में काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, जैसे कि इसमें पोस्टमार्टम, पुलिस की फॉर्मेलिटीज़, ग्रीन कॉरिडोर, रिट्रीवल टीम का आना, ऑपरेशन थिएटर के अरेंजमेंट्स, ये सब जो चीज़ें हैं इनमें पुलिस का हॉस्पिटल में आना, आपके साथ बात करना, डॉक्टर के साथ बात करना, तो ये सब चीज़ों के लिए टाइम लगता है। और इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो भी अथॉरिटी आपके साथ बात करने आएगी उस समय पे हम लोग भी आपके साथ रहेंगे। बॉडी हैंडओवर करने तक हम आपके साथ में ही रहते हैं, और जब भी ज़रूरत पड़े बीच बीच में हम लोग आपको पूरी प्रक्रिया की अपडेट देते रहेंगे, जैसे कि पेशेंट को अभी शिफ्ट किया जा रहा है, या पेशेंट अभी OT में लिया जा रहा है, पुलिस आई है, आपको बात करना है, ये सब जानकारी टाइमली आपको अपडेट की जाएगी हमारी तरफ से। और अगर आपको कुछ ज़रूरत पड़े तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, फिर मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है।
आपके घर के बाकी जो रिश्तेदार है या आपके कोई इम्पोर्टेंट लोग हैं जिनको आप इन्फॉर्म करना चाहते हैं, उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि वो भी आपको सहकार्य करने के लिए यहाँ पे आ सके। अरे नहीं नहीं, अभी और किसी को बताओ मत, वो फैल जाता है सब। और उसकी माँ को तो बताओ भी मत, क्योंकि उसको पता चल गया तो उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी प्रोसीजर है वो हम कर देंगे, है ना? हाँ मामा, कर देंगे। लेकिन सर उनकी माँ को आपको हॉस्पिटल में लाना पड़ेगा, क्योंकि अंगदान के कानून के हिसाब से जो भी पेशेंट का नेक्स्ट ऑफ किन रहता है उनको सम्मति देना पड़ता है। उनकी सम्मति के सिवाय ये प्रोसीजर हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। नहीं ठीक है, मैं समझाता हूँ उनको, मैं लेके आऊँगा। मैं एक बात बोलूं, आप फिर से एक बार सोच लो। आपकी बात सही है, लेकिन ये सब करने के बाद वो बॉडी देखने लायक नहीं रहेगी। देखिए चाचा जी, हम जब भी ऑर्गन डोनेशन करते हैं उसके बाद बॉडी पे अलग से कुछ स्कार नहीं आते। जो जीवित व्यक्ति का ऑपरेशन होता है उसी तरह से उसके ऊपर भी स्कार आएंगे, उसके ऊपर स्टिचेस लगेंगे। और ऑर्गन डोनेशन होने के बाद जो भी बॉडी हम उनको प्रॉपर वे से पैक करते हैं, बॉडी के ऊपर कोई भी डिसफिगरमेंट नहीं होता है। अच्छा, तो मैं क्या बोलता हूँ कि कोई एक ऑर्गन डोनेट करते हैं ना, सारे क्यों करने, है ना? हम कोई एक ऑर्गन डोनेट करने के लिए रेडी है। आपके डिसीजन का हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मैं इसके पीछे कुछ खास वजह है कि ये जानना चाहती हूँ कि एक ही ऑर्गन डोनेट क्यों करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कोई रीज़न तो नहीं है, लेकिन मेरे मन में आया तो मैंने बता दिया। क्योंकि इतने सारे दुख की घड़ी में भी आपने इतना दुख में होते हुए भी एक अच्छा फैसला लिया है। तो एक ज़िंदगी की बजाय आप 8 से 10 ज़िंदगियाँ बचा पाएंगे, तो आपको ज़्यादा समाधान होगा। और प्रतीक्षा यादी में, जैसे आपको हमने कुछ समय पहले बताया कि प्रतीक्षा यादी में कई सारे लोग वेटिंग पे रहते हैं जो आपकी एक डिसीजन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो उनकी ज़िंदगी खुशहाल बनाने के लिए, उनकी ज़िंदगी में रोशनी लाने के लिए अगर डोनेशन सभी अंगों का हो तो सबके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो मैं और एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर समझो हमने ऑर्गन देने के लिए हम राज़ी हो गए, तो थोड़ा मॉनिटरीली कुछ हो सकता है क्या? मतलब किसी को जॉब वगैरह आपने दे दिया वगैरह, है ना? तो थोड़ा बेनिफिट अपने को भी मिलेगा, है ना? देखिए सर, हम आपको ऐसा तो कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते, इट्स लाइक अनकंडीशनल डोनेशन। क्या हमें पता चल सकता है कि वो ऑर्गन्स किसे दिए जाएंगे? मैडम, ऑर्गन्स जो है जिसको मिले हैं उसकी जानकारी गुप्त रखी जाती है। उसका कारण यह है कि वो उस इंफॉर्मेशन के ज़रिए आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने के चांसेस रहते हैं या फिर कोई फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होने के भी चांसेस रहते हैं। इसके लिए पॉलिसी के तहत हम ये जानकारी आपको दे नहीं सकते। अरे यार, एटलीस्ट हमारा बिल तो माफ करो। देखिए सर, क्या होता है कि फर्स्ट अपने यहाँ तक का जो भी खर्चा हुआ है वो आपको भरना पड़ेगा, और जब आपने जो रिटर्न कंसेंट दी ऑर्गन डोनेशन के लिए, उसके बाद का जो भी खर्चा होगा, जो भी टेस्टिंग का खर्चा आएगा, वो हॉस्पिटल बेयर करेगा। इतना नहीं कर सकते सर, तो कम से कम बॉडी ले जाने के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम कीजिए। सर, एम्बुलेंस के लिए हम लोग मैनेजमेंट से बात करके आपको बता देंगे। हमारी कोशिश यही होगी कि आपको हेल्प हो जाए, लेकिन हमें मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा। ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स को एग्जाम्पल्स देकर ऑर्गन डोनेशन और डोनर्स का महत्व डोनर के फैमिली मेंबर्स को समझाना होता है। सक्सेसफुल काउंसलिंग के परिणाम स्वरूप ऑर्गन डोनेशन के लिए ब्रेन डेड पेशेंट के फैमिली मेंबर्स से कंसेंट पाने के बाद ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स को कुछ लीगल प्रोसीजर्स के संबंधित कार्य भी करने होते हैं, और इसी तरह ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स सही काउंसलिंग के माध्यम से ऑर्गन डोनेशन की प्रोसेस को पूर्ण रूप देते हैं। इतना बड़ा डिसीजन ले लिया हमने। अच्छा हुआ ये डिसीजन ले लिया, वैसे तो मिट्टी में ही मिलने वाला है। उससे अच्छा 7-8 लोगों को जिंदगी देके गए।